वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। लोमड़ी के बच्चे की हरकतों के बाद एराबेल सोना का आनंद लेने के मूड में नहीं थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने, बाकी 3 वैल्किरीज को पीछे छोड़ दिया और लुसिंडा के कमरे में भाग गई। पसीने से लथपथ ईदान उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो बेवकूफ नहीं था और उसे पहले ही पता चल गया था कि एराबेल को लोमड़ी के बच्चे के साथ उसके व्यापार के बारे में पता चल गया है और शायद उस छोटी बदमाश ने उसे फंसाया है। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि ईदान सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इसे मुझे दे दो, एराबेल ने मांग की। वापस आते हुए एराबेल ने आखिरकार देखा कि कैंडी पर खर्च किए गए 100 सिस्टम पॉइंट्स के अलावा ईदान ने भी 100 इस्तेमाल कर लिए थे। स्टोरेज की बारीकी से जांच करने पर उसे वही कैंडीज मिली जो उसने खुद खरीदी थी। हालांकि उसके पैकेज के विपरीत इसमें 6 और कैंडीज थी। अपने मन में गणना करने के बाद एराबेल इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ईदान के पास उसकी कम से कम 2 तस्वीरें होनी चाहिए। ईदान को अपनी इच्छा के अनुसार 2 तस्वीरें देनी पड़ी। जैसा कि एराबेल को शक था, ईदान के पास उसकी 2 तस्वीरें थीं। तस्वीरें देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका चेहरा लाल हो गया। अगर उसने तस्वीरें भी ली होती तो भी ईदान ने उसे पहले ही पूरी तरह से देख लिया होता। एराबेल उसकी यादें मिटा नहीं सकता था ताकि वो सब भूल जाए। उसने जल्दी से इधर-उधर देखा, उस छोटे बदमाश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। एराबेल को एहसास हुआ कि वो छोटा बदमाश उनसे छिप गया है और शायद जल्दी बाहर नहीं आएगा। जैसे ही ये छोटी बदमाश लड़की प्रकट हुई, उसने अपना चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। ईदान चुप था, अपनी ओर ध्यान न खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी सांस भी रोक ली ताकि उसकी मौजूदगी का पता न चले। खुशकिस्मती से एराबेल उससे नाराज नहीं थी। वो समझ गई थी कि जो कुछ हुआ उसके लिए ईदान जिम्मेदार नहीं था और उसने इसके लिए छोटी लोमड़ी को जिम्मेदार ठहराया। एराबेल चुपचाप लुसिंडा के बिस्तर के पास गई और उस पर बैठ गई। ईदान का ध्यान आकर्षित किए बिना उसने तिजोरी में अपने सामान के बीच दोनों तस्वीरें सावधानी से छिपा दी। उसकी तस्वीरों के बगल में ईदान की 3 तस्वीरें थीं। एराबेल को यकीन था कि ईदान उसकी चीज़ों की जांच नहीं करेगा। वे बहुत पहले ही तय कर चुके थे कि तिजोरी में हर किसी का अपना एक निजी कोना होगा जहां वे अपनी निजी चीज़ें रखेंगे। एराबेल ने तिजोरी में रखी चीज़ों पर नज़र डाली और शर्मिंदा महसूस किया। उसके पास ईदान से कहीं ज़्यादा सामान था, जिसके पास सिर्फ कुछ कपड़े और कुछ गहने थे। सिएरा और अन्य लोग शीघ्र ही कमरे में लौट आए। एराबेल समेत वैल्किरीज ने फिर से एक मेज़ और कुर्सियां लगाईं, आराम से बैठ गए और बातचीत करना शुरू कर दी। एस्मा ज़्यादातर लिम्बो में बिताए अपने समय के बारे में बात करती रही और बाकी लोग भी बीच बीच में अपनी टिप्पणियां जोड़ते रहे। एराबेल ने अपनी दुनिया के बारे में कुछ विवरण भी साझा किए। ईदान फिर से सोफे पर लेट गया और अपनी आंखें बंद करके वैल्किरीज की बातचीत सुनते हुए सो गया। 6 घंटे बिना किसी के ध्यान में आए बीत गए और लुसिंडा के कमरे की खिड़की के बाहर कोई भी देख सकता था कि कैसे धीरे धीरे भोर होने लगी थी। उठो डैन, समय हो गया है। एराबेल ने ईदान को जगाया, जो गहरी नींद में सो गया था। हाँ, क्या? ईदान को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सिर पर हल्की थपकी के बाद ही उसकी नींद खुली और इधर-उधर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है। अपनी आंखें मलने और खिंचाव महसूस करने के बाद वो उठा और एराबेल और बाकियों के पीछे हीरो के शयन कक्ष में चला गया। हीरो के शयन कक्ष के दरवाजे पर उनकी मुलाकात ऐसे हमशक्लों से हुई जो अब तक पहरे पर थे। वाह! उसने उनकी तारीफ की। जवाब में दोनों हमशक्ल बस चुपचाप मुस्कुरा दिए। किसी कारणवश वे तीनों ही अधिक बात करना पसंद नहीं करते थे और चुप रहना पसंद करते थे। क्या तुम्हें यकीन है? ईदान ने मानसिक संपर्क के माध्यम से एराबेल से पूछा। हाँ, एराबेल ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं तैयार हूँ। ईदान नहीं चाहता था कि एराबेल ये देखे, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने जिद की और कहा कि उसकी अनिच्छा के बावजूद उसे ऐसी चीज़ों की आदत डालनी होगी। एराबेल को यकीन था कि उनकी साधना पथ का ये आखिरी ऐसा मामला नहीं होगा। शायद भविष्य में उन्हें दोनों दुनियाओं के और भी घिनौने पहलुओं का सामना करना पड़ेगा और अगर वो अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहती थी और ईदान के साथ रहना चाहती थी तो उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। एस्मा ने जो सील लगाई थी उसे हटा दिया
और दूसरों को जाने देने के लिए एक तरफ खड़ी हो गई। लेकिन उसे हैरानी हुई कि कोई भी हिला तक नहीं। कोई भी दरवाज़ा खोलकर अंदर क्या हो रहा है ये देखना नहीं चाहता था। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लुसिंडा को छोड़कर हर कोई जानता था कि क्या होने वाला था। सील हटाने के बाद लुसिंडा ने अंदर देखने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो दरवाजे के अंदर है, उसका चेहरा घृणा से विकृत हो गया और उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को निकाल दिया। उसने दूसरों पर आरोप लगाते हुए देखा। क्या? सियरा ने लुसिंडा का चेहरा देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। तुम जानवर हो, वो अचानक बोली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लुसिंडा की निंदा पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन फिर एक साथ सबके चेहरे के भाव बदल गए। उसके साथ? एरेबल ने सिर झुकाते हुए पूछा। उसने जवाब ढूंढते हुए ईदान की तरफ देखा। ईदान भी भ्रमित था। क्या ये ठीक 6 घंटे हैं? ईदान ने मानसिक संपर्क के माध्यम से एरेबल से पूछा। और भी बहुत कुछ, एरेबल ने उत्तर दिया। एस्मा की तरह एरेबल को भी यकीन था कि 6 घंटे से अधिक समय बीत गया है। उसने भी अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया और अंदर क्या हो रहा है इसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद अविश्वास से ईदान की तरफ देखा। क्या हो रहा है? उसने पूछा। क्या आपने ये नहीं कहा था कि आपकी औषधि का प्रभाव अस्थायी है? उसने जवाब में पूछा। हाँ, औषधि का प्रभाव केवल 6 घंटे तक ही रहेगा, ईदान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। तो फिर हीरो अभी भी महिला के वेश में क्यों है? एस्मा ने एक ऐसा प्रतिप्रश्न पूछा जिससे लुसिंडा की आंखें लगभग बाहर आ गईं। क्या? तुमने अभी क्या कहा? उसने अविश्वास से कहा। मैं इस आदमी से पूछ रही हूं कि हीरो अभी भी महिला क्यों है? एस्मा ने लुसिंडा को संबोधित करते हुए जवाब दिया। क्या ये महिला हीरो है? लुसिंडा को विश्वास नहीं हुआ। हाँ, एस्मा ने पुष्टि की। अरे सिस्टम, हीरो अब तक अपने पुराने रूप में क्यों नहीं लौटा? ईदान ने हैरानी से पूछा। सिस्टम ने ही इस औषधि के अस्तित्व की पुष्टि की और इसके गुण बताए थे। मेजबानों, बधाई हो, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके द्वारा खरीदी गई जेंडर परिवर्तन औषधि का अस्थायी प्रभाव 6 घंटे तक रहता है। हालांकि इस बात की संभावना 1% से भी कम है कि इसका प्रभाव स्थायी रूप से बना रहेगा। आपके मामले में आप भाग्यशाली थे कि आपको ये अनोखा अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। हीरो को उसके पूर्व के रूप में वापस लाने के लिए आपको एक स्थायी प्रभाव वाली औषधि खरीदनी होगी। ईदान और एरेबल इतने संवनित थे कि बोल नहीं पा रहे थे। ईदान ने दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसते हुए कहा। खैर, जैसा कि मैंने बताया, ये औषधि केवल 6 घंटों के लिए ही लिंग परिवर्तन करती है। हालांकि मैं ये बताना भूल गया कि इस बात की बहुत कम संभावना है, 1% से भी कम, कि इसका प्रभाव अस्थायी न होकर स्थायी हो। ईदान को ये शब्द कहने ही पड़े। और ऐसा लगता है कि हमारा हीरो उस 1% में शामिल होने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। फफ्फ, आहा। एस्मा अपनी हंसी नहीं रोक सकी। हीरो के भाग्य पर आश्चर्यचकित थी। लुसिंडा पूरी तरह से हैरान थी। उन्हें इतनी भयावह औषधि कैसे मिली? सियरा खुशी से यह दृश्य देखकर अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी। जब सब लोग थोड़ा शांत हो गए तो ईदान ने एस्मा की ओर देखा और पूछा, हीरो कैसा है? क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और लगता है अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है, एस्मा ने ईदान की तरफ देखते हुए धूर्त मुस्कान से जवाब दिया। क्या तुम देखना नहीं चाहते? आउच, ईदान ने चिल्लाकर कहा। उसकी बगल में दर्द हो रहा था। एरेबल ने उसे हल्के से थप्पड़ मारा, ये स्पष्ट करते हुए कि उसे इसकी ओर नहीं देखना चाहिए। हाँ, मैं समझ गई, एस्मा ने एरेबल की गंभीर नज़र देखकर मुस्कुराते हुए कहा। एरेबल खुद एस्मा को गौर से देख रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी। उसने पहले ही देख लिया था कि एस्मा ऐसी चीज़ों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती है। ऐसा लगता है जैसे उसे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर उसने ऐसी चीज़ें इतनी ज्यादा देख ली हैं कि अब उसे कोई भी चीज़ हैरान नहीं करती। लगता है ये कामयाब हो गया है, एस्मा ने अंदर एक बार फिर नज़र डालते हुए कहा। हमें बस उनके खत्म होने का इंतजार करना है और फिर। नहीं धन्यवाद, ईदान ने तुरंत प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। एस्मा ईदान की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जिज्ञासा और हीरो को उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाने की इच्छा कहाँ गायब हो गई थी। उसे वापस कर दूं? ईदान ने एरेबल ने मन ही मन पवित्र छड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा। एरेबल ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और छड़ी वापस करके देखने का फैसला किया कि क्या वो काम करती है। वो अनिच्छा से हीरो को छड़ी वापस करने के लिए भी तैयार हो गई। हमारे सिस्टम पॉइंट्स, एरेबल ने मन ही मन कहा जब ईदान ने तिजोरी से पवित्र स्टाफ निकाला, जिसे सिस्टम ने कुछ घंटे पहले विश्लेषण के बाद वापस कर दिया था। सभी वैल्किरीज ने ईदान के हाथों में छड़ी देखी। पहले तो छड़ी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
फिर मानो कुछ महसूस हुआ हो तो वो हिली और कणों में बिखर गई, जो दरवाजे से होकर कमरे में उड़ गई। लुसिंडा फिर चौंक गई। इस दूसरी दुनिया से आए इस जोड़े ने न केवल हीरो का लिंग परिवर्तन किया, बल्कि पवित्र कर्मचारी भी चुरा लिया। बहुत ही कम समय में उसने कई ऐसी घटनाएं देखी जो पहले उसे असंभव लगती थीं। ठीक है, चलो चलें, ईदान एरेबल में कहा। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म होने और फिर हीरो के जागने का इंतजार करना समय की बर्बादी है। वो जो चाहते थे वो तो पहले ही पा चुके हैं। हालांकि उन्होंने छड़ी लौटाने का फैसला करके उनका मूड थोड़ा खराब कर दिया। हालांकि वो समझ गए थे कि हीरो अगर ठीक भी नहीं हुआ तो भी इस सब के बाद गायब नहीं होगा। उनके पास इस छड़ी को फिर से चुराने और सिस्टम पॉइंट्स के लिए बेचने का मौका होगा, और अगर हीरो होश में आता है और कमोबेश नॉर्मल हो जाता है तो वो उससे उन्हीं सिस्टम पॉइंट्स की मांग करेंगे। डायमंड रैंक से ऊपर होने के नाते उसके पास बहुत सी दिलचस्प चीजें होनी चाहिए, वरना ये जोड़ा हीरो का ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। ईदान और एरेबल जाने लगे। एस्मा तुरंत मुस्कुराते हुए उनके पीछे चल दी। सियरा एक क्षण के लिए रुकी, लुसिंडा की ओर देखा और कहा, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी, जिसके बाद वो भी उस जोड़े के पीछे चल दी। ये शब्द सुनकर लुसिंडा को अपने भंडार में रखी 2 खाली शीशियों का ख्याल आया। वो हीरो के कमरे के सामने अकेली रह गई और कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लुसिंडा को अकेला छोड़कर अन्य लोग सियरा की आड़ में चुपचाप और तेजी से एडवेंचरस गिल्ड के किराए के कमरों की ओर चले। सूरज अभी क्षितिज से ऊपर उठना शुरू ही हुआ था और गिल्ड में अभी भी बहुत लोग नहीं थे। जब वे वापस लौटे तो यूलालिया और निम्मो पहले से ही एक कमरे में उनका इंतजार कर रहे थे। जाहिर था कि वे सोए नहीं थे और इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। ईदान और एरेबल उनकी चिंता से द्रवित हो गए और उन्होंने जो कुछ हुआ था उसे बताने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी कहानी सुनकर यूलालिया और निम्मो बहुत हैरान और थोड़े डरे भी थे। उनकी नज़रों में छोटे बच्चे थोड़े खतरनाक लगने लगे। ईदान और एरेबल आसपास के इलाके को ध्यान से देख रहे थे, उस छोटी बदमाश लड़की की तलाश में। हालांकि जब से वो गायब हुई है और जानबूझकर एरेबल के सामने फोटो गिरा दी है, तब से वो दिखाई नहीं दी है। वो दोनों थोड़े परेशान थे और अभी भी उसके किए को भूल नहीं पा रहे थे। वो उसे थोड़ी सजा देना चाहते थे, पर वो उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी। दंपत्ति ने उसके लिए कोई नाम भी नहीं सोचा था। उसकी स्थिति में वो खाली था। वे लोमड़ी के बच्चे को और अच्छी तरह जानना चाहते थे और उससे पूछना चाहते थे कि क्या उसे उनका चुना हुआ नाम पसंद आया। आखिरकार वे मानसिक संपर्क के जरिए उसकी राय आसानी से जान सकते थे, खासकर जबकि वो छोटी लोमड़ी लिखने में सक्षम लग रही थी। जल्द ही उन्होंने डॉपलगैंगर्स के जंगल में हुई घटना के बारे में अफवाहें सुनी। बिना किसी अपवाद के हर कोई सुखद आश्चर्यचकित था जब उन्हें पता चला कि 3 डॉपलगैंगर्स, जिन्होंने पहले आज्ञाकारी व्यवहार किया था और अपने मालिकों के आदेशों का पालन करते थे, कल ऐसी अराजकता फैलाई कि उन्होंने डायमंड रैंक के प्राणियों को भी डरा दिया। अब कोई भी साहसी व्यक्ति कुछ समय के लिए इस निषिद्ध स्थान में प्रवेश करने से डरेगा, क्योंकि वहां 3 परफेक्ट डॉपलगैंगर्स देखे गए थे जो उस जगह पर जमा हुए आधे लोगों को खत्म करने में सक्षम थे। यहां तक कि कई प्लैटिनम श्रेणी के प्राणी भी मारे गए और एक डायमंड श्रेणी का प्राणी गंभीर रूप से घायल हो गया। सियरा और एस्मा को छोड़कर बैंड के सभी सदस्य उत्सुक थे जानने के लिए कि एलोइस और उसके शिष्य लियम का क्या हालचाल है। हालांकि उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि वे ठीक होंगे। अंततः एक शांत और मुक्त दिन आया और बिना किसी अपवाद के सभी ने कल के रीसेट तक आराम और स्वस्थ होने का निर्णय लिया। सियरा अब भी उस जोड़े का पीछा करने और रीसेट के बाद उनकी मदद करने का इरादा रखती थी। इस स्थान पर उसका और कोई काम नहीं था। वो आमतौर पर बस अपने अंत का इंतजार करती रहती थी, लेकिन अब जब उसकी उम्र बढ़ गई थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एस्मा उस जोड़े की प्रतिक्रिया की उम्मीद से इंतजार कर रही थी और उनके पीछे चलने को तैयार थी। जहां तक उसकी दुकान का सवाल है, उसने कुछ समय के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया। एस्मा को यकीन था कि दुकान को कुछ नहीं होगा। उसके कई वफादार ग्राहक थे और उनमें से कोई भी उसकी दुकान को लूटने या बर्बाद नहीं होने देगा। देर दोपहर में ईदान और एरेबल को आखिरकार निम्मो मिल गया। वो वहां बैठा अपनी गोद में शांति से सो रही एक नन्ही बिल्ली के बच्चे को प्यार से सहला रहा था। निम्मो, हमें बात करनी है, ईदान ने मानसिक संपर्क का उपयोग करते हुए उससे कहा। निम्मो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ये प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखते रहे कि वो उनसे क्या बात करना चाहते हैं। ईदान और एरेबल ने आखिरकार निम्मो के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने का फैसला किया, जिसे वे इतने समय से टाल रहे थे, इस उम्मीद में कि सही समय अभी नहीं आया है। लेकिन आज वे दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि यही सही दिन है और निम्मो की तलाश में निकल पड़े। निम्मो, तुम जानते हो कि हम एक दूसरी दुनिया से आए हैं और ये दुनिया इससे थोड़ी अलग है। यहाँ की तरह हमारी दुनिया में भी साधना के अपने रास्ते हैं। एरेबल और मेरा एक अपना विशेष रास्ता है जो इस दुनिया में अपनाए गए रास्ते से अलग है। साधना का यह मार्ग कुछ अनोखा है और हम आपको इसके बारे में विस्तार से नहीं बता सकते, लेकिन इस मार्ग के लिए जरूरी है कि हम आपकी दुनिया में एक प्रतिनिधि चुनें जो हमारा चैंपियन बने, ईदान ने सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने निम्मो की ओर देखा और पूछा,
हमारे चैंपियन बनने के बारे में तुम क्या सोचते हो? निमो ने ईदान की इस दुनिया में उनका चैंपियन, उनका प्रतिनिधि बनने की पेशकश साफ साफ सुनी। हालांकि वह खुद नहीं समझ पाए कि इसका क्या मतलब है। निमो को पहले से ही उस जोड़े की कहानी और उनके इस जगह पहुंचने के कारणों का अंदाजा था। जब वह उनसे पहली बार डोपलगैंगर फॉरेस्ट में मिला था तो उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर इजी ना होती तो वह उन्हें मरने के लिए छोड़ देता। लेकिन अब 2 महीने से भी अधिक समय बाद डोपलगैंगर्स के जंगल में एक आकस्मिक मुलाकात के बाद वे उसके सबसे करीबी लोगों में से एक बन गए हैं। निमो को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे अपना असली नाम, अपनी मातृभूमि या अपनी उम्र का पता नहीं था। उसे अपने माता पिता या भाई बहनों के बारे में भी कुछ पता नहीं था, अगर कोई था भी या नहीं। बाहरी दुनिया से उसे जोड़ने वाला बस एक पेंडेंट था जो उसके गले में लटका हुआ था। एडवेंचरर गिल्ड का डेटाबेस भी उसकी मदद नहीं कर सका। स्थानीय गिल्ड बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई थी और लिम्बो में फंसे एडवेंचरर भी बाहरी दुनिया में पंजीकृत अपने पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते थे। निमो को पता चला कि केवल पहचान पत्र और गिल्ड परमिट वाले लोग ही काल कोठरी में जा सकते हैं और आप इन काल कोठरी में पूरी तरह डूब जाने के बाद ही लिम्बो में जा सकते हैं। इसके आधार पर निमो को बाहरी दुनिया में एक साहसी के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए था। पहचान पत्र के बिना भी गिल्ड उसकी स्थिति बहाल कर सकता था, क्योंकि उसे पहले से ही पंजीकृत होना चाहिए था। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जागने के बाद मिलिका उसे खुद एडवेंचरस गिल्ड में ले गई ताकि उसका नाम और पहचान पता चल सके। पता चला कि निमो का एडवेंचरर के रूप में कोई पंजीकरण नहीं है। उसकी जानकारी गिल्ड के डेटाबेस में नहीं थी। इस संबंध में मिलिका ने उसे एक साहसी के रूप में पुनः पंजीकृत करने का निर्णय लिया और उसे निमो नाम दिया। अपनी हवेली लौटने के बाद ही मिलिका ने अपने विचार साझा किए कि डेटाबेस से उसका डेटा क्यों गायब था। उसके अनुसार जिस जादू ने उसे इतना घायल किया और उसकी याददाश्त मिटा दी, उसकी वजह से उसका पूरा व्यक्तित्व क्षतिग्रस्त हो गया। पंजीकृत साहसी लोगों का डेटा संग्रहित करने वाली कलाकृति उसकी बदली हुई आभा को पहचान नहीं पाई और न ही मिलान कर पाई। और इस प्रकार एक नए नाम और अतीत की कोई याद न रखते हुए निमो ने मिलिका के मार्गदर्शन में इस छोटी सी दुनिया में एक नया जीवन शुरू किया। इस पूरे समय के दौरान मिलिका और यूलाली के अलावा निमो किसी के करीब नहीं आया और इस जोड़े से मिलने से पहले किसी से संपर्क नहीं किया। अब ईदान और एरेबेल उसके लिए यूलालिया और मिलिसा जितनी ही करीबी और महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसलिए जब ईदान ने उसे अपना चैंपियन बनने का प्रस्ताव दिया तो निमो ने ज़्यादा देर तक सोचा नहीं। उसे इस बात में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उनका चैंपियन बनने का क्या मतलब है। इस बार निमो ने इजी के हस्तक्षेप के बिना ही खुद ही तुरंत फैसला ले लिया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। निमो ने सहमति जताई। ईदान और एरेबेल इस बात से आश्चर्यचकित थे कि निमो कितनी जल्दी उनका चैंपियन बनने के लिए तैयार हो गया। आने से पहले उन्होंने काफ़ी देर तक सोचा था कि उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कैसे राजी किया जाए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने कम समय में वे निमो के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि वह बिना किसी संदेह के उन पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाएगा। वाह! ईदान और एरेबेल ने एक साथ कहा। वे बेहद खुश थे कि निमो उनका चैंपियन बनने के लिए राजी हो गया था। आगे कैसे बढ़ना है ये न जानते हुए एरेबेल ने सिस्टम से प्रश्न पूछा। अब क्या करें? आखिरकार यह सिस्टम ही तो था जिसने उन्हें निमो को चैंपियन के रूप में स्वीकार करने का कार्य दिया था। मेज़बानों, अपने उम्मीदवार को चैंपियन टोकन दे। जैसे ही सिस्टम ने यह शब्द कहे, ईदान और एरेबेल के हाथों में 2 अनोखे टोकन प्रकट हुए। दोनों बेहद हैरान थे। करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि ये टोकन एक ठोस वस्तु का हिस्सा थे जो संयुक्त होने पर एक गोल वस्तु बन गए। ईदान के टोकन पर SHS अक्षर उत्कीर्ण थे तथा पीछे की ओर चैंपियन लिखा हुआ था। एरेबेल के टोकन पर SWS लिखा हुआ था तथा पीछे की ओर चैंपियन भी लिखा हुआ था। 2 टोकन? एरेबेल ने अपने और ईदान के टोकन को देखते हुए आश्चर्य से पूछा। प्रत्येक सिस्टम होस्ट को किसी अन्य दुनिया से केवल एक प्रतिनिधि को अपना चैंपियन चुनने का अधिकार है। चूंकि यह सिस्टम युग्मित है और इसके 2 होस्ट हैं, इसलिए आपके पास एक साथ 2 चैंपियन चुनने का अवसर है। ओह! एरेबेल ने खुश होकर कहा। फिर सिस्टम के शब्दों पर विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि वह 2 थे, जिसका मतलब था कि 2 चैंपियन होने चाहिए। मेज़बानों, यह सिस्टम आपको यह सलाह देता है कि आप जल्दबाजी में दूसरा चैंपियन न चुनें। वह आपको सलाह देती है कि इस अनोखे सिस्टम के सभी विशेषाधिकारों का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने पहले चैंपियन के साथी को ही दूसरा चैंपियन चुनें।
दूसरे चैंपियन को चुनने का मौका मिलने के बावजूद इस जोड़े का निकट भविष्य में ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उनके पास कुछ विचार थे, लेकिन सिस्टम के शब्दों ने उन्हें अपनी योजनाएं त्यागने पर मजबूर कर दिया। ईदान और एरेबल ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एहसास किया कि वे क्या सोच रहे हैं। हाँ, व्यवस्था ने उन्हें एक साथ काम करने के लिए मजबूर किया। इसलिए ईदान और एरेबल ने सिस्टम के सुझाव के अनुसार निमो के साथियों से मिलने का इंतजार किया। ऐसा लगता है कि निमो के पहले से ही 3 साथी हैं जो बाहरी दुनिया में उसका इंतजार कर रहे हैं। दोनों के पास अपने बीच सही चुनाव करने का समय होगा। उन्होंने तय किया कि वे उस व्यक्ति को चुनेंगे जो निमो के सबसे करीब हो और उसकी रुचियों को साझा करता हो। ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ अकेला रहे, ना कि उन दोनों की तरह। कम से कम पहले तो ऐसा ही होता था। अब सिस्टम की मदद से वे करीब आने लगे हैं और एक दूसरे की ओर पहला कदम बढ़ा चुके हैं। लो, ये लो। इन शब्दों के साथ ही ईदान ने अपना टोकन निमो को सौंप दिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि निमो को किसका टोकन मिलना चाहिए। एरेबल का टोकन उसके पास तब तक रहेगा जब तक निमो उससे मिलेगा और अपने साथी नहीं चुनेगा। निमो ने ईदान द्वारा दिए गए टोकन की सावधानी से जांच की। उसने उसे अपने हाथों में लेकर उल्टा पुल्टा किया और चारों ओर से जांचा, लेकिन उसमें कुछ भी असामान्य नहीं पाया। टोकन पर आत्मशक्ति का प्रयोग करो, उसने ईदान को कहते हुए सुना। निमो ने उसकी सलाह मानी और अपनी आत्मशक्ति से टोकन को छूकर उसे कांपते सफ़ेद कणों में बिखरते और उड़ते हुए अपने शरीर में समाते हुए देखा। डिंग, आपको बधाई हो, आपको चैंपियन चुना गया है। डिंग, सुप्रीम हस्बैंड सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन प्रारंभ 1%। डिंग, सुप्रीम हस्बैंड सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है 15%। डिंग, सुप्रीम हस्बैंड सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है 100%। डिंग, सुप्रीम हस्बैंड सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन 100% पूर्ण। हेलो चैंपियन। डिंग, सुप्रीम हस्बैंड सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन 100% पूरा। हेलो चैंपियन। निमो नीरस लेकिन परिचित आवाज सुनकर वहीं जम गया। जब सिस्टम ने अपना भाषण खत्म किया, तभी उसे याद आया कि उसने वो आवाज पहले कहाँ सुनी थी। ये उस दिन हुआ था जब ईदान और आरबेल अपने कोकून से बाहर आए और ईजी के साथ मानसिक संबंध स्थापित किया। उसी क्षण उसने और ईजी दोनों ने वो आवाज सुनी। जब सिस्टम निमो से निपट रहा था तो ईदान और आरबेल को भी एक सूचना मिली। उनके स्टेटस विंडो में कॉन्टैक्ट्स के बीच लोमड़ी के बच्चे के अनाम नाम के नीचे एक नया नाम दिखाई दिया, चैंपियन लूका निमो। निमो के नाम पर क्लिक करने पर ईदान और आरबेल ने निमो की स्थिति देखी। स्थिति: नाम लूका निमो, लिंग पुरुष, आयु 22 वर्ष, जाति $! सीलबंद, शापित, साझीदार कोई नहीं, 3 अपुष्टित कनेक्शन पाए गए हैं। साधना का मार्ग, निपुणता का मार्ग, साधना का सहायक मार्ग, पशुपालन का मार्ग, व्यवस्था से संबंध, सर्वोच्च पति व्यवस्था की समर्थक, उपलब्ध सिस्टम क्षमताएं, आंकड़ों का आदान प्रदान, अनुपलब्ध, एक साथी की आवश्यकता है, स्वैप, अनुपलब्ध, एक साथी की आवश्यकता है, मुख्य आंकड़े, रैंक, तलवार अभिजात शिष्य, गोल्डन रैंक, स्तर 30, शक्ति 297, सहन शक्ति 273, निपुणता 310, इंटेलिजेंस 265, मन 431, क्षमताएं, मानसिक संबंध, कटिंग स्तर 1, खाना पकाना स्तर 1, पहचान की अंक बुनियादी स्तर, सिस्टम फंक्शन 0/2, चुनने के लिए उपलब्ध 2 फंक्शन, कोई नहीं, अनुबंधित पशु 1 स्टार, स्पिरिट 2 स्टार, लेजेंडरी डोपलगैंगर 3 स्टार, अनुपलब्ध। निमो की स्थिति देखकर ईदान और आरबेल आश्चर्यचकित रह गए। उनकी स्थिति उनसे बहुत अलग नहीं थी। सबसे पहले कुछ दिन पहले जब उन्होंने पहचान की आंख क्षमता का इस्तेमाल किया तो दंपत्ति को निमो का असली नाम पता चला। उसी दिन उन्हें ये भी पता चला कि उसकी उम्र कितनी है और उसके वंश को सीलबंद और शापित कर दिया गया है। दूसरी बात, पहचान की आंख के जरिए प्राप्त जानकारी में निमो के वंश पर लगी मोहर के बारे में जानकारी थी, यानी कि वंश की मोहर युग्मित है। हालांकि अभी चाहे उन्होंने कितनी भी सावधानी से खोज की हो, उन्हें उसकी स्थिति में ये जानकारी नहीं मिल सकी। उनके विपरीत साझीदारों की सूची खाली थी, लेकिन जैसा कि मिलिका ने बताया, 3 कनेक्शन की खोज की सूचनाएं थीं।
ये कनेक्शन स्पष्ट रूप से उस अज्ञात वैल्करी से जुड़े थे जिन्होंने निमो को पेंडेंट दिया था, साथ ही 2 अन्य प्राणियों, एक ड्रैगन और एक वैम्पायर से भी थे। अब इन तीनों में से एक अपने दूसरे चैंपियन की भूमिका के लिए उम्मीदवार बन गया। निमो के साधना के पथ को, जैसा कि दंपत्ति पहले से ही जानते थे, महारथी का पथ या सही में तलवार का पथ कहा जाता था। मुख्य आंकड़े निमो के विशिष्ट तलवार पथ रैंक, तलवार का विशिष्ट शिष्य दर्शाते थे। रैंकों के नामों में भ्रम से बचने के लिए निमो की वर्तमान रैंक के आगे इस दुनिया में आम रैंक पैथ ऑफ ब्लडलाइन के नाम दिए गए थे। साथ ही वर्तमान रैंक के अनुरूप सिस्टम स्तर भी दिए गए थे। इस जोड़े की बदौलत निमो को एक सहायक साधना पथ प्राप्त हुआ तथा उनसे उसे जानवरों को ट्रेन करने के पथ की मैन्युअल मिली। इस जोड़े का ध्यान इस बात पर कि सिस्टम उसके जिस हिस्से में ईदान और आराबेल ने अपने सिस्टम का नाम लिखा था, उसके निमो के स्टेटस में एक लाइन दिखाई दी जो उसे उनके सिस्टम से जोड़ती थी। इसमें यह भी लिखा था कि वो चैंपियन है, होस्ट नहीं, और इसी आधार पर वो सिस्टम के रास्ते पर नहीं चलता। ईदान और आराबेल के लिए सबसे आश्चर्यजनक खोज उनके निमो सिस्टम की अनोखी क्षमताओं की खोज थी। नए कनेक्शन की बदौलत निमो को ये दोनों अद्भुत क्षमताएं मिल गईं। हालांकि दुर्भाग्य से एक साथी की कमी के कारण निमो अभी तक इन लाभों की पूरी तरह से सराहना और उपयोग करने में सक्षम नहीं है। जब निमो लिम्बो को छोड़कर जुनोनिया लौटने में सफल हो जाता है तो उसे तत्काल 3 महिलाओं को ढूंढना है, उनके साथ अपने रिश्ते को सुलझाना है और एक साथी को चुनना है ताकि वो अपनी सिस्टम द्वारा दी गई क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर सके। निमो के मुख्य विशेषताओं वाली पंक्ति उनकी पंक्तियों से ज़्यादा अलग नहीं थी। हालांकि क्योंकि निमो उनसे एक रैंक ऊपर था, इसीलिए संख्याएं ज़्यादा थीं। उनका चैंपियन बनने से निमो को एक और फायदा मिला, वो था अतिरिक्त सिस्टम फंक्शंस के लिए 2 मुफ्त स्लॉट्स। निमो के लिए चुनने के लिए केवल 2 फंक्शंस उपलब्ध थे, एक ट्रेड और दूसरा एल्कमी। ईदान और आराबेल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रक्त की मोहर और जानवरों को वश में करने के कार्य निमो के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे अन्य कार्यों से भिन्न हैं और वे ऐसे कार्य हैं जिन्हें दंपत्ति प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वे पहले ही उनके शरीर के साथ विलय हो गए हैं और उन्हें बदल दिया है। और निमो की स्थिति सूची में सबसे आखिर में अनुबंधित पशु थे। उसका पहला तारा ईजी से जुड़ा था और उसे एक आत्मा के रूप में दर्शाया गया था, और दूसरा तारा उस छोटे जानवर से जुड़ा था। सिस्टम ने उसे एक पौराणिक डोपलगैंगर के रूप में दिखाया। जब दंपत्ति अपने चैंपियन निमो की स्थिति का अध्ययन कर रहे थे तो सिस्टम से थोड़ी बातचीत के बाद उसने भी अपनी स्थिति बता दी। सिस्टम की बदौलत उसे ये स्थिति मिली और आखिरकार उसने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले उसे अपना असली नाम लूका पता चला। लूका, उसने मन ही मन कहा, और ये नाम उसे अजीब लगा। शायद उसे अपने नए नाम निमो की आदत हो गई है। दूसरी बात ये जानकर हैरान रह गया कि वो सिर्फ 22 साल का है। ये उसके लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जैसा कि उस अजीब विंडो से पता चल रहा था, वो अभी भी बहुत छोटा है। इस तरह निमो ने सिस्टम द्वारा दी गई सारी जानकारी एक-एक करके पढ़ी और बहुत कुछ नया सीखा। उसने ढेर सारे सवाल भी पूछे। निमो को तब निराशा हुई जब उसने देखा कि पार्टनर लाइन खाली कहने के बावजूद 3 संभावित कनेक्शन के बारे में सूचनाएं दे रही है। उसने सहज ही अपने गले में लटके पेंडेंट को छुआ और उसे यकीन था कि उनमें से एक कनेक्शन इस पेंडेंट से जुड़ा है। हालांकि 2 अन्य कनेक्शन की उपस्थिति उसे हैरान कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे संभव है या ये लोग कौन हैं। जब ईदान और आराबेल निमो की स्थिति का अध्ययन समाप्त कर चुके तो अचानक उन्हें सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। डिंग! वर्ल्ड क्वेस्ट का पहला कार्य रेन क्लैन के वंशज को ढूंढना और उसे अपना चैंपियन बनाना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग! वर्ल्ड क्वेस्ट का पहला कार्य पूरा करने का इनाम आपको अपने घर विश्व में लौटने पर दिया जाएगा। डिंग! ध्यान दे, एक काला हथियार खोजा गया है। डिंग! विश्लेषण पूरा हो गया है। डिंग! क्षतिग्रस्त डार्क डैगर्स आपके चैंपियन से जोड़ दिए गए हैं। डिंग! क्षतिग्रस्त डार्क डैगर्स को आपके चैंपियन से जोड़ दिया गया है। क्या? ईदान चिल्लाया। उन्हें कल ही डार्क वेपन्स के अस्तित्व के बारे में पता चला था और अब उनका सिस्टम उन्हें बताता है कि निमो का उनमें से एक के साथ संबंध है। ईदान और आराबेल जाहिर है इस खोज से बहुत हैरान थे। इस पूरे समय एक डार्क वेपन उनके साथ था। अगर उन्होंने निमो को अपना चैंपियन ना माना होता तो शायद उन्हें उसके अस्तित्व के बारे में अब तक पता भी न चलता। क्षतिग्रस्त? थोड़ा शांत होते हुए आराबेल को इसकी याद नहीं आई। हाँ मेज़बान, पूरी जांच के बाद इस सिस्टम ने अफसोस के साथ पाया है कि डार्क डैगर्स की हालत बहुत खराब है। सिस्टम ने जवाब दिया।
होस्ट्स, ये सिस्टम ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि डार्क डैगर्स ने आपके चैंपियन पर लक्षित जादू का खामियाजा उठाया है। इसकी बदौलत चैंपियन बच गया, हालांकि उसकी याददाश्त चली गई, उसका दाहिना हाथ कट गया और उसे गंभीर चोटें आईं। मेलिसा ने ईदान और एरेबेल को पहले ही बता दिया था कि कैसे निमो घायल हो गया था और उसे जादू का असर हुआ था। फिर मेलिसा खुद भी हैरान थी कि निमो उसके बाद भी बच गया और यही बात उसका ध्यान खींच रही थी। किसने सोचा होगा कि शायद ये डार्क डैगर्स ही थे जिन्होंने निमो को बचाया था? इस सिस्टम ने ये भी नोटिस किया है कि चैंपियन अभी भी मंत्र से प्रभावित है। ये केवल सीलबंद वंश से प्राप्त तत्वों के प्रति निष्क्रिय प्रतिरोध और डार्क डैगर्स के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है कि मंत्र से होने वाला नुकसान कम से कम हो पाया है। हालांकि इसके बावजूद ये धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से चैंपियन के शरीर को नष्ट करता रहता है। डिंग, एक कार्य जारी किया गया है। अपने चैंपियन को मंत्र के प्रभाव से मुक्त होने और पूरी तरह से ठीक होने में मदद करें। ईदान और एरेबेल ने सिस्टम के शब्दों पर भौहें चढ़ाईं। क्या आप ये कह रहे हैं कि निमो पर डाले गए जादू ने न केवल उसकी याददाश्त मिटा दी और नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो अब भी उसे मारना चाहता है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। ये एक गंभीर सवाल था। ईदान और एरेबेल नहीं चाहते थे कि निमो के साथ कुछ बुरा हो। अगर सिस्टम की बातें सही हैं, तो निमो शायद उनसे छिपकर इस जादू का असर झील रहा है। सिस्टम, क्या अब हम उसकी मदद कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ट्रेडिंग या कीमिया के कार्यों से उसकी स्थिति में सुधार हो सके? एरेबेल ने उम्मीद से सिस्टम की ओर देखा। दुर्भाग्य से आपके वर्तमान सिस्टम डेवलपमेंट स्तर पर भले ही ट्रेडिंग और कीमिया जैसे कार्यों का उपयोग करके चैंपियन की मदद करने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन वे आपके लिए उपलब्ध नहीं हैं। डार्क वैल्केरी दोष को पूरी तरह से समाप्त करने के साथ साथ ऐसा करने में सक्षम औषधियाँ और विधियाँ भी आपके वर्तमान स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। चैंपियन पर जादू करने वाला व्यक्ति उच्च लोक का प्राणी होने की प्रबल संभावना है। जादू के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए आपको एक ऐसे चिकित्सक की आवश्यकता होगी जो उच्च लोक से संबंधित हो। उच्च लोक की औषधियों और तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम डायमंड रैंक तक पहुंचना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने सिस्टम स्तर को 40 तक अपग्रेड करना होगा और आरोहण परीक्षाओं को पूरा करना होगा। भाड़ में जाओ, ईदान ने कहा। ईदान और एरेबेल अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें 40 के स्तर तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। वो अभी 20वें स्तर पर ही अटके हुए हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें आरोहण परीक्षा पास करना आवश्यक था। सौभाग्य से इस जोड़े के लिए मुकदमा पहले ही उपलब्ध था और वे उसे कभी भी पास कर सकते थे। हालांकि वे एक ऐसी समस्या से ग्रस्त थे जो पहले मुकदमे के बाद से ही उन्हें परेशान कर रही थी, उनके वंश से जुड़ी समस्याएं। जब तक वे अपने वंश पर नियंत्रण नहीं कर लेते और अपनी नींव को मजबूत नहीं कर लेते, तब तक वे स्वर्गारोहण परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। तकनीकी तौर पर वे परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन अगर वे इन सभी बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते तो उनकी नींव अस्थिर और कमजोर हो जाएगी। भविष्य में उन्हें अपने विकास में अभी से कहीं ज्यादा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दंपति को एहसास हुआ कि वे इस समय निमो की मदद नहीं कर सकते। लिम्बो में जहां हर प्राणी की शक्ति निचले लोक तक सीमित थी, निमो की मदद करने वाला कोई नहीं था। इसलिए ईदान और एरेबेल ने इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और बाद में वे जब इससे बाहर होंगे, निमो की मदद के बारे में सोचेंगे। डार्क वेपन के लिए भी यही सच था। वे उसे उस समय हासिल नहीं कर सकते थे क्योंकि डार्क डैगर्स अभी भी निमो को जादू का असर कम करने में मदद कर रहे थे और उनसे उन्हें छीनना खतरनाक था। इसके अलावा दंपति को यकीन था कि निमो को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पास इतना अद्भुत हथियार है। इस बीच निमो ने अपनी स्थिति की समीक्षा पूरी कर ली। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि किसी अज्ञात जाति का सदस्य है जिसके वंश को सीलबंद और श्रापित किया गया है। इसी कारण वो बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य जैसा दिखता था और गलती से खुद को भी उन्हीं में से एक समझता था। अब चूंकि निमो चैंपियन बन चुका था और सिस्टम से परिचित था, तो उसने ईदान और एरेबेल को एक नए नज़रिए से देखा। निमो ने शेष दिन एरेबेल और ईदान के साथ बिताया, जिन्होंने उसे ये समझने में मदद की कि उनकी सिस्टम किस प्रकार कार्य करती है और उनका चैंपियन बनकर उसे क्या लाभ हुआ था। निमो के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानसिक संपर्क की क्षमता का अधिग्रहण था। अब वो इज्जी के अस्तित्व के खुलासे के डर के बिना किसी से भी खुलकर बातचीत कर सकता था।
पहले वो सिर्फ इज्जी की क्षमताओं से ही संवाद कर सकता था, और तब भी सिर्फ उन्हीं लोगों से जो उसके करीब थे और उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। अब वो बिना किसी डर के किसी भी प्राणी से खुलकर संवाद कर सकता था कि उसका राज खुल जाएगा। जब यिदान और एराबेल ने पूछा कि उसे लूका या निमो कहना बेहतर होगा, तो उसने दृढ़ता से उनसे निमो कहकर संबोधित करने को कहा। उनके अनुसार स्मृति के बिना उनके लिए खुद को लूका कहना मुश्किल है, और वो निमो नाम पसंद करते हैं, जो उनके अनुसार उनकी वर्तमान स्थिति के साथ अधिक संगत है। जब दंपति ने उसे दोनों सिस्टम कार्यों का महत्व समझाया, तो उसने अभी तक उन दोनों को न चुनने का निर्णय लिया। यिदान और एराबेल के अनुसार व्यापार और कीमिया के फंक्शन उसे बहुत उपयोगी लग रहे थे, लेकिन फिलहाल वे उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। उसने 2 स्लॉट खाली छोड़ देने और उपयुक्त फंक्शन आने का इंतजार करने का निर्णय लिया। सिस्टम ने दंपति को पहले ही सूचित कर दिया है कि निमो उसके टास्क पूरे करेगा और उसे सिस्टम पॉइंट्स के रूप में इनाम मिलेगा। साथ ही इस सिस्टम के चैंपियन के रूप में निमो से संबंधित कुछ अनोखे पुरस्कार भी मिलेंगे। निमो द्वारा अर्जित इन सिस्टम पॉइंट्स का एक हिस्सा दंपति को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यिदान और एराबेल नेता होने के नाते निम्मो को टास्क दे सकते हैं, और उन्हें पूरा करने पर उसे सीधे युगल से पुरस्कार मिलेगा। इसलिए युगल को अपने चैंपियन के लिए सावधानी से एक टास्क चुनना होगा और उसे पूरा करने पर मिलने वाले पुरस्कार का निर्धारण करना होगा। पुरस्कार कोई भी हो सकता है, चाहे वो उनकी जेब से मिलने वाले सिस्टम पॉइंट्स हों या ट्रेड फंक्शन से खरीदी गई वस्तुएं। देर शाम को यिदान और एराबेल ने निमो को अकेला छोड़ दिया और आराम करने का फैसला किया। हालांकि जब वे कुछ देर बाद लौटे तो उनकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। निम्मो अपने हाथों में एक तस्वीर पकड़े हुए था, जो उन दोनों को अच्छी तरह से पता थी। यिदान और एराबेल तुरंत समझ गए कि उनके नवनिर्मित चैंपियन निम्मो ने उस छोटे बदमाश से संपर्क बना लिया है। यिदान और एराबेल की इसमें रुचि बढ़ गई और उन्होंने निमो से पूछने का निर्णय लिया कि उसे ये फोटो कहाँ से मिली। किटी ने मुझे ये दिया है, निमो ने उत्तर दिया। इस बार उसने स्वयं उस जोड़े के साथ मानसिक संबंध स्थापित किया। किटी, एराबेल ने हैरान होकर पूछा, क्या किसी ने लोमड़ी के बच्चे को कोई नाम दे दिया है? यिदान और एराबेल ने एक साथ सोचा। ओ खैर, ये मेरी छोटी सी प्रसिद्ध हमशक्ल है, जिसके साथ मैंने आपके धन्यवाद के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मैंने इसका नाम किटी रखा, निमो ने समझाया। उसे याद आया कि उसने ये जानकारी उस जोड़े या यहाँ तक कि यूलेलिया के साथ भी साझा नहीं की थी। ये ऐसा है। ये समझकर कि निमो किसके बारे में बात कर रहा था, यिदान और एराबेल ये जानकर और भी आश्चर्यचकित हुए कि लोमड़ी के बच्चे ने निमो के साथ नहीं बल्कि एक छोटे जानवर के साथ संपर्क किया था। उसे ये कहाँ से मिला? यिदान ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। अच्छा, उसने खुद ही ऐसा किया और किसी अद्भुत चीज़ में बदल गई। निमो ने आश्चर्य से उस जोड़े की प्रतिक्रिया देखते हुए जवाब दिया। उसने उनके असामान्य व्यवहार और अपने हाथों में पकड़ी हुई वस्तु में उनकी स्पष्ट रुचि देखी। क्या उसने ये स्वयं किया? एराबेल को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आश्चर्य से निमो को देखा। आहा, निमो ने अपने शब्दों की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। यिदान और एराबेल ने एक दूसरे को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना था। वो अब कहाँ है? यिदान ने पूछा। किटी, निमो ने मन ही मन अपने नन्हे पालतू जानवर को पुकारा। उसकी पुकार पर किटी झट से निमो वाले कमरे से बाहर भागी। जब वो वहां पहुंची तो वो झुकी और अद्भुत फुर्ती से निमो के दाहिने कंधे पर जा कूदी। जब वो सहज हुई तो उसने निमो की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मानो पूछ रही हो कि उसने उसे क्यों बुलाया है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि उसने ये सब कैसे सीखा? एराबेल ने निमो के हाथों में मौजूद तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। अब यिदान और एराबेल को निमो के बात पर यकीन हो गया जब उन्होंने देखा कि इस तस्वीर में कौन कैद है। इसमें निमो खुद बैठा हुआ और किसी विचार में खोया हुआ दिख रहा था। दंपत्ति ने तुरंत इस तस्वीर और लोमड़ी के बच्चे वाली तस्वीर में अंतर पहचान लिया। लोमड़ी के बच्चे की हर तस्वीर बेहद पेशेवर तरीके से खींची गई थी, जबकि किट्टी की तस्वीर, अगर हल्के शब्दों में कहें तो, उतनी प्रभावशाली नहीं थी। वो बहुत साधारण और थोड़ी काली थी। अनुबंध और मानसिक संबंध के कारण निमो आसानी से एक छोटे जानवर के साथ संवाद कर सकता था, जो एक छोटे बिल्ली के बच्चे का रूप लेना पसंद करता था। किटी कहती है कि एक गुरु ने उसे ये सिखाया था। निमो ने किटी से पूछताछ के बाद कहा। मालिक? दंपत्ति हैरान रह गए। उन्हें ये समझने में एक पल लगा कि किटी किसकी बात कर रही है, जेमिनिया की या लोमड़ी के बच्चे की। जितना ज्यादा वे इस बारे में सोचते गए, उन्हें उतना ही यकीन होता गया कि किट्टी शायद किसी लोमड़ी के बच्चे की बात कर रही है। इस एहसास ने उन्हें उस छोटे बदमाश को कोसने पर मजबूर कर दिया, जो अब तक उन दोनों के डर से दिखाई नहीं दिया था। और छिपते हुए भी उसने एक छोटे जानवर को अपना शिष्य बनाने का साहस किया।
वो स्वयं इतनी छोटी दिखती थी, फिर भी उसने मास्टर बनने का निर्णय लिया। एक तरफ तो ये थोड़ा बेतुका और हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इससे उस जोड़े को थोड़ी परेशानी भी हुई। ये छोटी बदमाश लड़की उनके पीठ पीछे और क्या कर रही थी, और वो उसके साथ एक आम भाषा कैसे बना पाते हैं? निमो, उससे पूछो कि ये छोटी लोमड़ी अब कहाँ है? ईदान ने पूछा, और निमो ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। ईदान के निर्देशों का पालन करते हुए निमो ने किटी से एक प्रश्न पूछा और उसे तुरंत उत्तर मिल गया। किटी कहती है कि उसके मालिक ने उसे ये बताने से मना किया है कि वो कहाँ है, खासकर तुम दोनों को, निमो ने किटी के शब्द बताए। बाद में उसे एहसास हुआ कि ईदान और अरबेल उस तथाकथित मालिक किट्टी को जानते थे जिसने उसे इस अद्भुत प्राणी में बदलना सिखाया था। इस जोड़े का चैंपियन बनने के बाद से निमो इन दोनों के पास मौजूद सिस्टम से आश्चर्यचकित था और कुछ हद तक खुश था कि वो उनका चैंपियन बन गया था। वो बदमाश अरबेल खुद को कोसने से नहीं रोक सकी, लेकिन ये शब्द कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। निमो के हाथों में फोटो को एक बार फिर देखने और किटी की थोड़ी प्रशंसा करने के बाद दंपति ने आराम करने का निर्णय लिया। इस समय शून्य में एक छोटा लोमड़ी का बच्चा उन्हें गौर से देख रहा था, धीरे धीरे अपने मुंह में कैंडी चबा रहा था। दंपति को देखते हुए लोमड़ी का बच्चा उलझन में पड़ गया कि वो उनके सामने कैसे आए, बिना उनका गुस्सा भड़काए और स्वामी से बदला लेने के लिए खुद को जोखिम में डाले। बची हुई कैंडीज को देखते हुए उसने धीरे से आह भरी। समय बीतता गया और वो ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती थी। कैंडीज खत्म हो रही थी और वो ज्यादा देर तक उनके बिना नहीं रह सकती थी। कुछ देर और जोड़े को देखने के बाद लोमड़े के बच्चे ने एक फोटो एल्बम निकाला जिसमें कुछ तस्वीरें थीं जो इस दौरान थोड़ी बड़ी हो गई थीं। वो सोच में पड़ गई कि क्या करे। अंततः उसने मालकिन के सामने आने का निर्णय लिया और उनके साथ मास्टर के साथ कुछ और फोटो या मालकिन के सोना लेने वाली फोटो का आदान प्रदान करने का प्रयास किया। लोमड़े के बच्चे ने ये निष्कर्ष निकाला क्योंकि उसने अपने मालिक को निराश किया था और उसकी इस हरकत की वजह से मालकिन ने उससे मिठाई के बदले में दी गई तस्वीरें छीन ली। उसने खुद देखा और समझ गई कि मालिक उससे नाराज है, इसलिए उसने पहले मालकिन के साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन आज नहीं, उसके पास अभी भी मिठाइयाँ थीं और उन्हें बचाकर वो सुबह तक टिक सकती थी। और अगले दिन अपनी मालकिन को थोड़ा आराम करने का मौका देने के बाद छोटी लोमड़ी ने खुद को उसके सामने प्रकट करने का फैसला किया। अंततः सभी लोग आराम करने और डुपलगैंगर्स के जंगल की एक नई यात्रा के लिए तैयार हो गए, इस उम्मीद में कि रीसेट के बाद वहाँ एक मंदिर होगा। पूरे दिन किसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, जिससे सभी को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी नई चुनौतियों के लिए तैयार होने का मौका मिला। रीसेट के समय तक हमेशा की तरह पहले शहर के एडवेंचरर गिल्ड बिल्डिंग में काफ़ी लोग इकट्ठे थे, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। दर्शकों में प्लैटिनम रैंक्ड वाले कई और प्राणी थे और कुछ डायमंड रैंक्ड वाले भी, लेकिन सबसे उल्लेखनीय थे फायर ड्रैगन, जो लिम्बो के दूसरे शहर में बाहरियों का नेता था, और उसका प्लैटिनम रैंक्ड वाले प्राणियों का दल। समूह ने रीसेट तक किराए के कमरे नहीं छोड़े। पहले शहर एक्टाकस के बाहर की दुनिया, जो एक अवरोध से सुरक्षित थी, पूरी तरह से अंधकार में डूबी हुई थी। शहर के बाहर दुनिया बदलने लगी और इसके साथ ही सभी 9 निषिद्ध क्षेत्रों और 3 मंदिरों के स्थान भी बदल गए। ईदान और एरोबेल ने डुप्लीकेटर के जंगल में एक मंदिर के प्रकट होने की प्रार्थना की। वे इस दुनिया में एक और हफ्ता यूं ही नहीं बिताना चाहते थे। वे दोनों समझते थे कि अपनी दुनिया में हर दिन के साथ कई दिन एक साथ बीत सकते हैं, और जितना ज्यादा वे इंतजार करेंगे, उनकी दुनिया में उतना ही ज्यादा समय बीतता जाएगा। अब उन्हें पता था कि उन्हें गए 1 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन उनके सिस्टम पर लगी नई रोक को हटाए हुए 2 साल से भी कम समय हो गया था। इसका मतलब था कि तीसरी आपदा अभी नहीं आई थी। आशा करते हैं कि हम भाग्यशाली होंगे, ईदान एरेबल ने कहा। मुझे उम्मीद है कि हीरो ने जो औषधि पी थी उस पर हमारी किस्मत नहीं गई होगी, एरेबेल ने ईदान की ओर मुड़ते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर उसने भी यही उम्मीद जताई। आखिरकार रीसेट खत्म हो गया है और एक नया दौर शुरू हो गया है। एक्टाकस के पहले शहर की सुरक्षा करने वाला अवरोध गायब हो गया है, जिससे एक नए सप्ताह की शुरुआत हुई है। समूह अभी तक कोई कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। गिल्ड को सभी 9 निषिद्ध क्षेत्रों का सटीक स्थान निर्धारित करने में कुछ समय लगेगा। साथ ही ये भी निर्धारित करना होगा कि उनमें से कौन से 4 पहले शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में दिखाई देंगे। एस्मा, ईदान ने जल वाल्किरी को पुकारा, जो उस समय निष्क्रिय थी। एस्मा को पता था कि ईदान उससे क्या चाहता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। गिल्ड के विशाल हॉल में रीसेट से पहले जितने लोग इकट्ठे हुए थे, उससे भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। वहां मौजूद हर कोई पहले से ही जानता था
कि इतने सारे प्राणी यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, और किसी ने भी दूसरों से इस बारे में पूछने की कोशिश नहीं की। हर कोई चुपचाप प्राणियों के एक खास समूह के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन रीसेट के बाद वो कितनी भी देर इंतजार करते रहे, अपेक्षित समूह में से कोई भी नहीं आया। इंतजार कर रहे लोगों में युवा ड्रैगन का धैर्य जवाब देने लगा, और उसके आसपास खड़े उसके अधीनस्थ भी। वो खुद दूसरे शहर से आया था, दूसरी दुनिया से आए 2 प्राणियों से मिलने, लेकिन इस जोड़े ने उसे इंतजार कराने की हिम्मत की। वो दूसरे शहर से आए बाहरियों का नेता। समय समय पर वो ड्रैगन इधर उधर देखता रहता, स्थानीय बाहरी नेता को ढूंढने या देखने की कोशिश करता। लेकिन जब से वो प्रकट हुआ था, उसने उसके प्रकट होने के बारे में सुना तक नहीं था। ड्रैगन को पता था कि हीरो को उन लोगों का एक समूह मिल गया था जिसे वो ढूंढ रहा था। हालांकि परसों की घटना के बाद से कोई और खबर नहीं आई है। हालांकि ड्रैगन को हीरो की अनुपस्थिति की चिंता होने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, निषिद्ध क्षेत्रों के बारे में नई जानकारी फैलने लगी। सभी को पहले शहर से सटे इलाकों में दिखाई देने वाले 4 निषिद्ध क्षेत्रों के नाम पता चल गए हैं। दुर्भाग्य से समूह के लिए उनमें कोई डोपलगैंगर्स का जंगल नहीं था। इस समय किराए के कमरों की ओर जाने वाला दरवाज़ा कई बार खोला और बंद हुआ, जिससे अन्य प्राणी भी बाहर आ गए जिन्होंने इस गिल्ड शाखा में किराए के कमरे लिए थे। उनमें एस्मा भी थी, जिसे कई लोग पहचानते थे, लेकिन किसी कारण से वो इस समूह का हिस्सा नहीं बन पाई। युवा ड्रैगन की तरह वो भी इस बदकिस्मत दुकान के मालिक को यहाँ देखकर बहुत हैरान थी। ड्रैगन को शक होने लगा था कि वो भी इसी इरादे से यहाँ आई है, दूसरी दुनिया से आए किसी जोड़े से मिलने। लेकिन किस इरादे से? ड्रैगन अंदाज़ा लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस छोटी सी दिखने वाली लड़की की मानसिकता थोड़ी अजीब और विकृत थी। ओह, यहाँ कौन है? इस आवाज़ से ड्रैगन की त्वचा सिहर उठी। दुष्ट दुकानदार ने अंततः उस पर ध्यान दिया। सुंदर चेहरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने टहलते समय अपना घोंसलों बिगाड़ लिया था? एस्मा ने मजाकिया लहजे में पूछा। उसकी आवाज़ में न तो डर था और न ही ड्रैगन के लिए कोई सम्मान। एस्मा ने ड्रैगन का उचित सम्मान नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि ड्रैगन उस औषधि का आदी हो चुका था जो वो बना रही थी और बेच रही थी। वो पहले ही उसकी बनाई हुई चीज़ का आदी हो चुका था, और एस्मा आसानी से उसका इस्तेमाल करके ड्रैगन को अपने वश में कर सकती थी। हालांकि एक मेहनती विक्रेता होने के नाते उसने अपने प्रिय ग्राहकों पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं किया। दूसरे शहर के शक्तिशाली बाहरी नेता को संबोधित एस्मा के शब्द कई लोगों ने सुने और ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। दूसरों की निगाहों के सामने युवा ड्रैगन ने असहज महसूस करते हुए मन ही मन दुकानदार को डांटा, लेकिन अपनी चिंता जाहिर नहीं की और अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। एस्मा उसकी अविचल निगाहें देखकर बस मुस्कुरा दी। वो समझ गई कि ड्रैगन ने उसे पहले ही जितने भी ड्रैगन शाप वो जानती थी उन सबसे शाप दे दिया था, लेकिन उसने उसका मजाक उड़ाने से बचने का फैसला किया। एस्मा समझ गई कि ड्रैगन अचानक क्यों प्रकट हुआ था। उसकी तरह वो भी एरेबेल और ईदान की ओर आकर्षित थी। हालांकि खुद एस्मा की तरह उसे नहीं पता था कि ड्रैगन को इन दोनों की ओर आखिर क्या आकर्षित कर रहा था। ड्रैगन को अकेला छोड़कर एस्मा ने उस पर ध्यान केंद्रित किया जिसके लिए वो आई थी, और जल्दी से जानकारी इकट्ठी की। जब उसे पता चला कि डोपलगैंगर का जंगल एक टैकस के बगल में दिखाई देने वाले 4 निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं था, तो वो निराशा से भर गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक अफवाह सुनी कि एक टैकस के दूसरे शहर के पास एक डोपलगैंगर का जंगल दिखाई दिया है। इस खबर ने एस्मा का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। उसने अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए कुछ और समय बिताया, और जब उसे उनकी सच्चाई का यकीन हो गया तभी वो कमरे में लौटी और समूह के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उसने कई जीवों के प्रकट होने के बारे में भी बात की, जिनमें एक युवा ड्रैगन भी था जो दूसरे शहर से आए बाहरियों का नेता था, जिसके बगल में इस बार डोपलगैंगर का एक जंगल दिखाई दिया था। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये ड्रैगन इस दंपत्ति का शत्रु बनेगा या सहयोगी। तो ये ऐसा ही है? ईदान ने आश्चर्य से कहा जब एस्मा ने उसे उस स्थान के बारे में बताया जहां डोपलगैंगर्स का जंगल दिखाई दिया, और उन प्राणियों के बारे में बताया जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। अराबिल और अन्य लोग भी ये समाचार सुनकर नाराज हो गए। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है। हमारा अगला काम डोपलगैंगर्स के जंगल तक पहुंचना है और पता लगाना है कि क्या वहां कोई मंदिर बना है। ईदान ने कहा, जहां तक उन प्राणियों का सवाल है जो शायद हमारी वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उनसे बात करने में समय बर्बाद करने का समय नहीं है।
सिएरा और एस्मा को छोड़कर बाकी सभी, जिन्होंने इन प्राणियों में कोई रुचि नहीं दिखाई, ईदान की बातों से सहमति में सिर हिलाया। वे किराए के कमरे छोड़ने के लिए सामान समेटने लगे। सिएरा चुपचाप अराबिल के पास गई और बिना कुछ कहे उसे 2 भरी हुई शीशियां थमा दी। अराबिल थोड़ी हैरान हुई पर तुरंत समझ गई कि ये क्या है। उसने जल्दी से शीशियां ली और सिएरा का आभार व्यक्त किया। उसने बस हाथ हिलाकर साफ कर दिया कि ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। इन शीशियों में लाइट वैल्किरी के रक्त का सार था। कल जैसा कि वादा किया गया था, सिएरा लुसिंडा से मिलने गई और उसे ये 2 शीशियां मिल गईं। सिएरा के आने तक लुसिंडा थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने बिना कुछ कहे अपने रक्तसार की शीशियां सिएरा को दे दी और चुपचाप उसे बाहर भी ले आई। अपनी मनचाही चीज पाकर सिएरा बिना रुके जल्दी से वहां से चली गई। हालांकि वो उस नायक की हालत जानने को उत्सुक थी जो औरत बन गया था, लेकिन लुसिंडा की हालत को देखते हुए उसने खुद को रोक लिया और कोई सवाल नहीं पूछा। समूह कमरे से बाहर निकल गया और सिएरा की सुरक्षा में भीड़ में घुल गया ताकि ध्यान उसकी ओर आकर्षित ना हो। पिछली बार की तरह यूलिया ने गिल्ड से निषिद्ध क्षेत्र का अन्वेषण करने का कार्य प्राप्त करने का निर्णय लिया। वह पहले से ही असाइनमेंट फॉर्म भरने में निपुण थी और उसने जल्दी से उसकी सामग्री भर दी। ये कार्य उसके समूह, जिसमें केवल नेमो, ईदान और अराबिल शामिल थे, ने सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया। यूलिया ने सिएरा और एस्मा को उनके स्वयं के अनुरोध पर समूह में शामिल नहीं किया। इस बार सिएरा के कुशल छिपने के कौशल से केवल ईदान और अराबिल ही नहीं बल्कि नेमो और यूलिया भी आश्चर्यचकित थे। वे दोनों उन मही प्राणियों की मौजूदगी से चिंतित थे जो उनका इंतजार कर रहे थे, और दोनों ही ये सोच रहे थे कि उनसे कैसे निपटें। हालांकि केवल सिएरा और उसकी छिपने की क्षमता के साथ वे बिना किसी परेशानी के एडवेंचरर गिल्ड शाखा से निकल गए और जल्दी से शहर से बाहर निकल गए। दोनों ने ईदान और अराबिल को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा और महसूस किया कि सिएरा उनकी मदद कर रही है, ये उन्हीं की वजह से है। अगर वे ना होते तो दोनों ने महसूस किया कि उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। उसी समय उनका ध्यान एक और दुबली पतली महिला पर गया, ये जानने के लिए कि वह क्या कर सकती है। आखिरकार वे इस जोड़े की वजह से ही तो आकर्षित हुई थी। पिछली बार जब सिएरा और ईदाना और अराबिल नामक जोड़े पहले शहर में दाखिल हुए थे तो सिएरा ने जानबूझकर अपना भेष कमजोर कर लिया था ताकि दूसरे लोग उनकी उपस्थिति तो देख लें लेकिन उन्हें पहचान ना पाएं। इस बार सोचकर कि उन्हें जल्द से जल्द डॉपलगैंगर्स के जंगल में पहुंचना है, बिना उन प्राणियों का ध्यान आकर्षित किए जो उन्हें ढूंढ रहे थे, सिएरा ने अपनी सारी शक्तियों और क्षमताओं का इस्तेमाल इस दुनिया की सीमाओं के अनुसार किया। इससे उन्हें लिम्बो के सबसे बड़े शहर को शीघ्रता और बिना किसी की नज़र पड़े छोड़ने में सहायता मिली। शहर के बाहर सिएरा और एस्मा ने अपना रूप बदलकर वैल्किरी रूप धारण कर लिया। सिएरा ने अपने विशाल रात की तरह काले पंखों के 3 जोड़े फैलाए और अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग करते हुए ईदान और अराबिल को हवा में उठा लिया। एस्मा अराबिल की तरह डायमंड श्रेणी की एक वैल्किरी होने के नाते केवल 2 जोड़ी पंख रखती थी। उनका रंग समुद्र जैसा था, उसके बालों का रंग भी वैसा ही था और उनका विस्तार सिएरा के पंखों से थोड़ा कम था। एस्मा ने अपनी आत्मशक्ति का इस्तेमाल करके नेमो और यूलिया को अपनी ओर खींच लिया। तब तक यूलिया के हमशक्ल को यह एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। वह एक छोटे जानवर में बदल गया और अपने मालिक के कपड़ों के नीचे छिप गया। वह छोटा जानवर नेमो की गर्दन से कसकर चिपका हुआ था, जिससे उसे थोड़ी असुविधा हो रही थी। ईदान और अराबिल ने बहुत पहले अपने स्तारों के अंदर अपने डॉपलगैंगर्स को बुला लिया था, जिससे उन्हें अतिरिक्त बोझ से मुक्ति मिल गई थी। 2 वैल्किरियों के नेतृत्व में समूह ने पहले शहर को बहुत पीछे छोड़ दिया और दूसरे शहर लिम्बो की ओर चल पड़ा। इस समय मिलिका तीसरे शहर उसुरिया के एडवेंचरर्स गिल्ड के विशाल हॉल में एक मेज पर बैठी थी। उसके सामने 2 आदमी बैठे थे, एलॉयस और उसका शिष्य लियम, जो एक दिन पहले ही सुरक्षित शहर में पहुंच गए थे। शहर पहुंचकर वे तुरंत समूह के लोगों के गुरु की तलाश में नहीं गए, बल्कि वह एडवेंचरर्स गिल्ड के पास पहुंचे और उन्हें पूरे किए गए काम और पिछले कुछ दिनों में मिली सारी जानकारी की रिपोर्ट दी, जो डॉपलगैंगर्स के जंगल में पहुंचने से शुरू हुई थी। एलॉयस को डिटेल छुपाने का कोई कारण नहीं दिखा, खासकर जब समूह में से किसी ने भी उसे कुछ भी छुपाने के लिए नहीं कहा। विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने, कार्य पूरा होने और इनाम मिलने की सूचना मिलने के बाद ही गुरु और शिष्य मिलिशा की तलाश में निकले। गुरु और शिष्य ने मिलिशा को उसके भवन में पाया और इस तरह उस दिन दूसरी बार, लेकिन मौखिक रूप से, उन्हें डॉपलगैंगर्स के जंगल में पैदल यात्रा के दौरान उनके साथ जो हुआ उसके बारे में बताना पड़ा। मिलिका ने गुरु और शिष्य की कहानी ध्यान से सुनी, उनकी बातों का आकलन किया और यह समझने की कोशिश की कि क्या वे सच कह रहे थे। उनके अनुभव और अवलोकन से उन्हें उनकी बातों में कोई झूठ नहीं लगा और अंततः उन्होंने उन पर विश्वास कर लिया। मिलिका को अपने शिष्यों के साथ डॉपलगैंगर्स के जंगल में जो कुछ हुआ उससे सुखद आश्चर्य हुआ, विशेष रूप से केंद्रीय परत में अपनी डॉपलगैंगर्स के साथ उनकी मुठभेड़ से। वह इस हमशक्ल पर संदेह करती थी। अपनी शिष्य ईदान की तरह वह भी इस नतीजे पर पहुंची कि ये हमशक्ल शायद मंदिर का रक्षक है। मिलिका वास्तव में अपने शिष्यों से मिलना चाहती थी और उनके साथ घटित प्रत्येक घटना के बारे में सीधे जानना चाहती थी, न कि एलॉयस और लियम जैसे बाहरी लोगों से।
हालांकि उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसके शिष्य तीसरे शहर नहीं लौटे बल्कि अपनी योजना पर चल पड़े। उसी दिन उन तीनों ने डॉपलगैंगर्स के जंगल में होने वाली घटनाओं के बारे में अफवाहें सुनी, जिसने सभी को चौंका दिया, जिसमें मिलिका भी शामिल थी। परफेक्ट डॉपलगैंगर्स केंद्रीय परत से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने उन प्राणियों के एक समूह का नरसंहार कर दिया जो उसके शिष्यों पर घात लगाए बैठे थे। अफवाह है कि इन डॉपलगैंगर्स को उसके 2 छोटे शिष्यों जो दूसरी दुनिया से आए थे ने किसी तरह वश में कर लिया था। मिलिका मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और वह हंस पड़ी। उसे इन अफवाहों पर पूरा यकीन था क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद से ही वह जोड़ा उससे भी कई राज छुपा रहा था, और ये कि वे इतने दुर्धर्ष प्राणियों को वश में कर पाए उन्हें अविश्वसनीय नहीं लगा। आज रीसेट दिवस पर मिलिका, एलॉइस और उनके शिष्य एडवेंचरर्स गिल्ड शाखा में लोगों के बारे में कुछ नया सीखने आए। इस समय तक मिलिका को पहले से पता था कि उसके शिष्य परसों से पहले शहर के एडवेंचरर्स गिल्ड की शाखा में थे, और जैसे ही वे वहां पहुंचे उनका स्टाफ हीरो से टकराव हो गया।